हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की सोशल थ्योरी पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने डिस्कस किया था मेन पार्ट वाइगोत्स्की सोशल थ्योरी का। ठीक है, जो पार्ट आज रहता है आज उसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे की थ्योरी को कवर किया और अब उसके बाद हमने लेव वाइगोत्स्की की कॉग्निटिव थ्योरी को कवर किया है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करके इस थ्योरी को कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में प्यार की घंटी बजा दें। जब आप घंटी बजाते हैं तो मेरे दिल में भी घंटी बज जाती है और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे कि आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अगर आपको याद होगा तो पार्ट 1 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी वाइगोत्स्की थ्योरी के अंदर, तो वो एक बार आप देख लेना यूट्यूब चैनल से निकाल के। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और वाइगोत्स्की ने कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है कि बेसिकली बच्चा जो है उन फैक्टर की हेल्प से ज़्यादा सीख सकता है। अगर शॉर्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ दोस्तों कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में अगर आपको जस्ट एक पॉइंट लर्न करना है तो वो ये चीज़ है कि आप जस्ट ऐसे याद कर लें कि वाइगोत्स्की ने सोशलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया है किसी भी बच्चे के लर्निंग के अंदर। याद रखें, सोशलाइजेशन। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में तो मैंने ZPD MQ वगैरह काफ़ी कुछ आपको बताया, स्कैफोल्डिंग भी मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन कर दी काफ़ी अच्छे से। आपने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सर पका क्यों रहे हैं, पढ़ाएं। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं पार्ट 2 वाइगोत्स्की सोशल थ्योरी का। तो सबसे पहले ये 5 फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। वाइगोत्स्की ने कहा है कि अगर किसी भी बच्चे को सीखना है, किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, जहाँ पे बच्चा कोलैब करता है किसी दूसरे बच्चों के साथ। मान लो एज ए टीचर आपने किसी बच्चे को एक टास्क दे दी, एक प्रोजेक्ट की टास्क दे दी, तो वहाँ पे 4-5 बच्चे कोलैब कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे देखो सोशलाइजेशन हो गया। वहाँ पे बच्चे जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे एक दूसरे से, तो उसे कहते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग आप सभी जानते हैं कि जो है मतलब कोऑपरेट करके, सहयोग दे के जो है दूसरों को सिखाना। मान लो जैसे एक बच्चा है उसको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, टीचर का बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, ठीक है, और दूसरा बच्चा है उसको इतना समझ में नहीं आता, तो बेसिकली आप कोऑपरेट करके वहाँ पे जो ए बच्चा है वो बी बच्चे को सिखा सकता है। जो ए बच्चा है वो बी बच्चे को सिखा सकता है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है। इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर स्टूडेंट जो है बेसिकली एक दूसरे से सीखते हैं। अब जैसे देखो कोऑपरेटिव लर्निंग में तो बेसिकली जो बच्चा अच्छा पढ़ता है वो बच्चा अपने से नीचे वाले बच्चे को सिखा रहा है, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर मतलब ए और बी के अंदर जो टीचिंग होगी वो वहाँ पे हम दोनों को ही सीखने को मिलेगा। मतलब ए को बी से कुछ सीखने को मिलेगा, बी को ए से कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है और टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो आपने भी देखा होगा टीचर को काफ़ी बार स्टूडेंट से कुछ सीखने को मिलता है। ये कहा जाता है कि टीचर जब एक लेक्चर को रिपीट करता है तो टीचर को भी कुछ सीखने को मिलता है। दैट इज़ रेसिप्रोकल टीचिंग, क्योंकि टीचर को भी सीखने को मिलता है। मान लो ये स्टूडेंट है और ये क्या है, टीचर है, तो टीचर को भी सीखने को मिल रहा है, साथ में स्टूडेंट भी सीख ही रहा है। तो दोनों ही जो हैं, दोनों तरफ से ही जो बेसिकली लर्निंग हो रही है उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। मतलब एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ना, रेसिप्रोकली। उसके बाद पीयर ट्यूटोरिंग की बात करते हैं। पीयर ट्यूटोरिंग में भी बच्चा बेसिकली ग्रुप बनाता है अपने हम उम्र बच्चों के साथ,
ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग में तो हम उम्र नहीं भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बड़ा बच्चा हो सकता है, एक छोटा, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ा रहा है, सेम। और पीयर ट्यूटोरिंग में बेसिकली जो है दो बच्चे ऐसे हैं, हम उम्र के बच्चे हैं, एक ही क्लास के बच्चे हैं। जैसे मान लो ए कोई बच्चा है, बी कोई बच्चा है, बेसिकली दोनों ही पीयर ट्यूटरिंग हो रही है, जैसे ट्यूशन के अंदर बैठ के पढ़ना, या फिर एक ही क्लास के कक्ष के बच्चे जो है आपस में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। असिस्टिव लर्निंग कहते हैं बेसिकली कि असिस्टेंस करना, कि मतलब एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को असिस्टेंस कर रहा है, मदद दे रहा है, क्लू दे रहा है, एक साथ वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर देता है, जस्ट छोटी सी हेल्प दे रहा है, ठीक है। उसे हम कहते हैं असिस्टिव लर्निंग। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये जो 5 फैक्टर्स हैं बेसिकली ये बच्चे का सोशलाइजेशन कराते हैं, और ये 5 फैक्टर में भी, सभी फैक्टर्स में बेसिकली ग्रुप बनता है, ठीक है, ग्रुप बनता है। सिंगल बच्चा कहीं से भी नहीं सीख रहा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने इसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया था कि बच्चे का अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराना है तो उसको असिस्ट करना पड़ेगा, या फिर उसको कोलैब करना पड़ेगा दूसरों के साथ, या उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, या उसको रेसिप्रोकल टीचिंग करनी पड़ेगी, या फिर पीयर ट्यूटरिंग के साथ वो अच्छे से अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास कर पाएगा, कॉग्निटिव का विकास कर पाएगा, संज्ञानात्मक का विकास होगा। तो ये 5 फैक्टर हैं और ये नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने बेसिकली जोर दिया है, वाइगोत्स्की एम्फसिस्ड ऑन असिस्टेड लर्निंग। ये जो असिस्टेड लर्निंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम जो है बच्चे को असिस्ट करेंगे, एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को असिस्ट करेगा, या फिर एक एडल्ट दूसरे बच्चे को असिस्ट करेगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे गोट असिस्टेंस। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की की थ्योरी में, कि बच्चे जब ज़्यादा सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, उनके चेहरे पे अच्छी सी स्माइल आ जाती है जब उनको कोई दूसरा सिखाता है, उनको कोई दूसरा सिखाता है जो पहले से ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे MKO का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है? मोर नॉलेजेबल देन अदर, मतलब दूसरों से ज़्यादा नॉलेज रखने वाला, ठीक है। तो जब बच्चे को असिस्टेंस मिलता है किसी चीज़ के लिए, अब आप खुद ही देख लें, जैसे मान लो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब सर्च करेंगे, यूट्यूब के अंदर सर्च करेंगे, उस टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे, और वो टॉपिक मिल जाए तो काफ़ी सारे टीचर्स आ जाते हैं, तो आप बारी बारी से देखते हैं कि किसका अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जो टीचर ऑलरेडी वहाँ पे समझा रहा है तो उसने पहले से ही वो एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, तो आप उसका अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो वो एक प्रकार से स्कैफोल्डिंग होगी और असिस्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है। अपने आप कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ती है, तो इतने अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं होती है, बजाय कि जब हम दूसरों से असिस्टेंस प्राप्त करते हैं, या फिर कोऑपरेशन की बात कही है वाइगोत्स्की ने, या तो असिस्टेंस मिले या फिर कोऑपरेशन मिले, सहयोग मिले, तो बच्चा जो है सीखेगा। यहाँ से भी यही बात निकल के सामने आ रही है कि बच्चा जब सीखेगा तो दूसरों से ही सीखेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, वाइगोत्स्की स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट सोसाइटी एंड कल्चर प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो वाइगोत्स्की ने बेसिकली ये बिलीव किया था कि सोसाइटी यानी कि हमारा समाज और हमारी संस्कृति वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगा बच्चे के विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और मीनिंग मेकिंग के लिए। मीनिंग मेकिंग मतलब अर्थ निर्माण, मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हैं बेसिकली आपके अंदर इतनी नॉलेज आ जाए कि आप उसका अर्थ निकाल सकें, आप उसके बारे में जान सकें कि बेसिकली इस चीज़ को पढ़ने का मतलब क्या है। अब जैसे मान लो मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको आपका मीनिंग मेकिंग प्रिपेयर हो रहा है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो सामने, जो चीज़ आपके दिखाई दे रही है, इसका मीनिंग क्या है, तो जस्ट वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द मीनिंग मेकिंग ना, आपका अर्थ निर्माण, बेसिकली अर्थ निर्माण की जो एबिलिटी है ये आपके अंदर डेवलप हो रही है, और ये एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही होती है। जब कोई दूसरा पर्सन हमें असिस्ट करता है, जब कोई दूसरा पर्सन हमें कोऑपरेट करता है, तब ही ये मीनिंग मेकिंग अच्छे से हो पाती है। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक बड़े हो घर के, मान लो आपका छोटा भाई एक दिन आता है इंग्लिश की बुक लेके और कहता है कि भैया मेरे को ना इसका वर्ड का मतलब बता दो। तो आपको भी वर्ड का मतलब नहीं पता, इंग्लिश का वर्ड है तो हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हो आप उसको, तो आप कहोगे बेटा तो नहीं कहोगे, आपका छोटा भाई है,
कि आप जो है ना इसका मेरे को एक बार पूरा सेंटेंस बता दें जिसमें ये वर्ड आ रहा है, तो आप उस सेंटेंस को लेके और उस पूरे सेंटेंस का ना ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो अर्थ निर्माण ही तो हो गया वो। आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपने भी कहीं से सीखा होगा, तो मतलब आपको भी किसी ने असिस्ट किया होगा, इस वजह से आपको अर्थ निर्माण आता है। तो बेसिकली मीनिंग मेकिंग जो प्रोसेस है वो डेवलप होती है सोसाइटी और कल्चर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वाइगोत्स्की थ्योरी डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ पियाजे इन नंबर ऑफ वे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जीन पियाजे की थ्योरी को नंबर 1 कहा गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी ले वाइगोत्स्की की थ्योरी। तो बेसिकली हाउ ले वाइगोत्स्की थ्योरीज डिफर फ्रॉम जीन पियाजेस थ्योरी, तो वो हम देखने वाले हैं। वाइगोत्स्की प्लेसेस कंसिडरेबली मोर एम्फासिस ऑन सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बेसिकली वाइगोत्स्की ने सोशल फैक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ज़्यादा बड़ा माना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर सोशल फैक्टर। और सोशल फैक्टर क्या होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट स्लाइड। उसके बाद बात करते हैं वाइगोत्स्की प्लेसेस मोर एम्फासिस ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज। अब वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के रोल को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। विदाउट लैंग्वेज कुछ भी नहीं हो सकता। मान लो आपकी लैंग्वेज रशियन है और मेरी लैंग्वेज हिंदी है, मैं आपको हिंदी में टीच कर रहा हूँ, तो आप गेट नहीं कर पाओगे कि मैं आपको क्या टीच कर रहा हूँ जब तक कि आप जो है रशियन लैंग्वेज, मैं जो है रशियन लैंग्वेज ना जानूँ। अगर मैं रशियन लैंग्वेज बोलता हूँ और आपकी लैंग्वेज भी रशियन लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली लैंग्वेज का रोल काफ़ी बड़ा माना है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की एडल्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो एडल्ट जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। एडल्ट दोस्तों वही हो जाते हैं जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपिंग। तो जो इंटरेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की थ्योरी के अंदर। जो इंटरेक्शन है, मतलब इंटरेक्शन का मतलब जो कोऑपरेटिव के अंदर चाहिए होता है, मतलब एक भाषा से ही रिलेटेड टर्म हो गई है कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव। उसके अंदर इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मतलब संवाद होना चाहिए टीचर से स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट से टीचर की तरफ, ठीक है। एक डायलॉग होना चाहिए, दैट इज इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा मिलता है बेसिकली। उसके बाद डिस्कस करते हैं वाइगोत्स्की और लैंग्वेज। मतलब वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के बारे में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी चीज़ जब कोई बच्चा सीखता है तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये स्लाइड मैंने बनाई है। वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली जो है लैंग्वेज जो डेवलप होती है वो सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है। मतलब एक बच्चा जब दूसरे बच्चे से के कांटेक्ट में आएगा तो उनके बीच में बातचीत तो होगी ना भाई कुछ। अब बातचीत होगी, गप्पे सप्पे हाँकेंगे दोनों के दोनों बच्चे, तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों का जो भाषा कौशल वो स्किल एक डेवलप हो जाएगी दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल ए मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड। तो बेसिकली लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ही बड़ा टूल बताया है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो कि दूसरों के साथ कम्युनिकेटिंग कर पाएगा, इस वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेटिंग कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फॉर इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ एज। तो बेसिकली यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइगोत्स्की ने बेसिकली थॉट्स जैसे मान लो ये थॉट्स हैं और ये लैंग्वेज है, तो थॉट्स और लैंग्वेज को ना इनिशियली सेपरेट माना है कि भाई थॉट्स अलग होती है, लैंग्वेज एक अलग होती है। लेकिन 3 साल के बाद अराउंड 3 years आफ्टर 3 years तो ये जो थॉट्स और लैंग्वेज है ये आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ 3 साल के बाद ही कुछ ऐसा होगा कि आपस में थॉट्स और लैंग्वेज जो है मर्ज हो जाएगा और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वही थॉट्स है और वही लैंग्वेज है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल कम्प्लीटली। इट विल मर्ज, ठीक है, ये कम्प्लीटली मर्ज हो जाएगा। ये वाइगोत्स्की ने कहा है कि थॉट्स एंड लैंग्वेज स्टार्टिंग में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
उसके बाद एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंडिपेंडेंट। और जब ये बिल्कुल स्टार्टिंग में डिफरेंट होती हैं, सेपरेट होती हैं, तो थॉट एक अलग चीज़ होती है, लैंग्वेज एक अलग चीज़ होती है। दे इंडिपेंडेंट, दे ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है। थॉट्स अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगा। तो ये वाइगोत्स्की ने चीज़ें पॉइंट्स कही हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये वाइगोत्स्की के व्यू थे लैंग्वेज को लेके, ठीक है। थॉट्स और लैंग्वेज ये सेपरेट होता है, ये चीज़ जो है आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। उसके बाद बात करते हैं 3 टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अब देखो लैंग्वेज को लेके उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जो है इसको बिल्कुल नोट करें। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जब बच्चे की जो एज है वो लगभग 2 साल की होती है, तो उसका जो स्पीच होता है, बच्चा जो आपस में बात करता है, वो होता है उसका सोशल स्पीच, ठीक है। क्या होता है सोशल स्पीच? जैसे मान लो आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, आपके घर में भी कोई बच्चा है, तो बच्चा जो है स्टार्टिंग में मम्मा, डैडी, पापा, माँ, कुछ इस तरीके के वर्ड बोलता है, सिंगल वर्ड बोलता है। तो वो बेसिकली वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, और इसे हम कहते हैं सोशल स्पीच। ये अराउंड 2 ईयर्स के आसपास होती है। उसके बाद जैसे ही 2 साल के बाद बच्चा क्रॉस करता है फ्रॉम द एज ऑफ 3 ईयर्स, तो उसकी जो ये सोशल स्पीच है ये कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट स्पीच में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो सोशल स्पीच है किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइवेट स्पीच में। अब ये प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच जो है, बच्चा अपने आप से ही बात करता है अपने एक्शन को रेगुलेट करने के लिए, अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये चीज़ आप समझ जाएं। आपने देखा है कि कोई बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आता है, मतलब 5-6 साल का होता है, 4-5 साल के आसपास होता है, तो बच्चा जो है ना खेलते खेलते अपने आप से ही बातें करना स्टार्ट करता है। आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करो, किसी और से बात नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि बच्चा किसी और से बात कर रहा है, लेकिन वो अपने आप से ही बात कर रहा है। खिलौना उठा के इधर उधर जो है उसको फ्लाई कराएगा कि ये उड़ रहा है, ऐसे ऐसे करेगा, तो अपनी एक एक्टिविटी करता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो सोशल स्पीच है वो कन्वर्ट हो गया है प्राइवेट स्पीच के अंदर, ठीक है। और ये अराउंड 3-4-5 साल के आसपास होता है। हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है, मेरा भतीजा, उसको भी मैं देखता रहता हूँ, वो भी जो है प्राइवेट स्पीच काफ़ी करता है, ठीक है। तो ये अपना एक सेल्फ स्पीच होती है। जबकि दूसरी तरफ जीन पियाजे ने इस प्राइवेट स्पीच को ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा है, कि बच्चा जो अपने आप से बातें करता है वो ईगोइस्टिक होता है, उसके अंदर अहम होता है, वो घमंड करता है। आपने ईगोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था जीन पियाजे की थ्योरी में, तो जीन पियाजे ने इस चीज़ को ईगोस्टिक बोला है कि भाई ये तो बच्चे का ईगो है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ईगो, ऐसा मानना था पियाजे भाई साहब का। लेकिन एक्चुअली में प्राइवेट स्पीच का जो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ले वाइगोत्स्की ने बताया कि प्राइवेट स्पीच एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लिख लेना। उसके बाद प्राइवेट, जैसे ही बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसे मान लो अराउंड 7 साल का होता है, तो ये जो प्राइवेट स्पीच है ये भी ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो प्राइवेट स्पीच है ये इनर स्पीच में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इनर स्पीच मतलब बच्चा जो है अपने अंदर, अब जो है जो भी उसको कुछ बोलना है, एक्सप्रेस करना है, तो वो अपने अंदर सोचेगा, चिंतन करेगा, ठीक है। तो वो जो ये फाइनल प्राइवेट स्पीच है बेसिकली गोज अंडरग्राउंड एंड इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच, जो कि लगभग 7 साल के आसपास होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेट स्पीच। हालांकि इनर स्पीच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 1 नंबर यहाँ से कमाना है मेहनत करके, तो ये जो प्राइवेट स्पीच है ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, तो थोड़ा सा देख लेना, 2 ही पॉइंट है बस। वाइगोत्स्की प्रमोट्स द कोलैबोरेटिव लर्निंग, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स आर बेटर वे ऑफ लर्निंग। अब वाइगोत्स्की ने किसी ने वाइगोत्स्की से पूछा कि भाई कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव, पीयर ट्यूटोरिंग, इन सभी में ग्रुप फॉर्मिंग करना जरूरी है? तो वाइगोत्स्की ने कहा कि हाँ बेटा, ग्रुप फॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रुप बनाओगे, बच्चा ग्रुप के अंदर पढ़ेगा। हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाओगे तो काफ़ी अच्छा है। बच्चे, ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनके सोच, विचार, उनकी सोचने की प्रक्रिया जो भी है वो सारी एक जैसी हो, तो ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाओगे तो काफ़ी अच्छा है। ग्रुप बना के ही बच्चा सीख सकता है, बच्चा अलग नहीं सीखेगा। और जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो है अलोन अपने एक्सपीरियंस, एक्टिविटी के बेस पे ही सीखता है। वहाँ पे और जबकि जीन पियाजे ने तो सोशल फैक्टर को बहुत ही इग्नोर किया था। तो जीन पियाजे का कॉन्टेक्स्ट अलग है, उनका प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है। और जबकि
लेव वाइगोत्स्की का प्रोस्पेक्टिव जो है असिस्टेंस वाला है, सोशल फैक्टर पे डिपेंड करता है। उन्होंने सारी की सारी लर्निंग जो है सोशल, अगर आप इसको एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हो एज ए टीचर तो ग्रुप स्टडी करवाओ, बच्चों की ग्रुप स्टडी करवाओ। जब आप ग्रुप स्टडी करवाओगे तो आप ऑटोमेटिकली लेव वाइगोत्स्की के पॉइंट को अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शंस आर वाइटल इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो बेसिकली जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसी बच्चे के विकास में, ठीक है। तो मतलब सोशल इंटरेक्शन मतलब कम्युनिकेशन, बच्चे की भाषा। बच्चा जब डायलॉग करेगा, जब आप भी बच्चे को सिखाओगे तो आदान, बच्चा क्वेश्चन पूछे आपसे, आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट करो, पढ़ाओ, तो वो चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सिर्फ पैसिवली तरीके से, कि टीचर जो है इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और बच्चे बैठ कर आराम से सुन रहे हैं, बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए दोनों तरफ से। उसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल इवोल्वेशन की। बेसिकली वाइगोत्स्की की थ्योरी के आलोचना, हालांकि आलोचना काफ़ी कम थी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी अपने टाइम की, लेकिन उन सब के बावजूद भी इनकी कुछ आलोचना थी। पहली आलोचना तो इनकी ये थी कि बेसिकली द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोत्स्की वर्क इज़ द अजम्पशन दैट इट इज़ रिलेवेंट टू ऑल कल्चर। तो बेसिकली उन्होंने अपने जो ये थ्योरी थी, उन्होंने कहा था कि ये सारे कल्चर से रिलेट करेगी। मतलब कल्चर, अब कल्चर तो पूरे, अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड चले जाओ तो काफ़ी डिफरेंट कल्चर आपको मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू कल्चर है, फिर एक मुस्लिम कल्चर है, या फिर अफ्रीकन कल्चर है, या अमेरिका के अंदर अलग ही चीज़ है। तो वहाँ पे वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाई हर संस्कृति में आप चले जाओ, हर कल्चर में आप चले जाओ, एक बच्चे का विकास जो रशिया के अंदर हो रहा है वो सेम टू सेम वही विकास जो है अमेरिका के अंदर होगा। जो कि ये बात डाइजेस्ट करनी डिफरेंट थी, ठीक है, इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता ये पॉइंट कि जो बच्चा जो है जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलप हो रहा है बच्चे का रशिया के अंदर, वैसा ही सेम उसी रेट पे वो अमेरिका के अंदर भी डेवलप करेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं कल्चर इफेक्ट क्रिएट करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने सारे कल्चर को सेम बताया है। उसके बाद इन सम केसेस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस मे बी मोर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स। अब यहाँ पे देखो वाइगोत्स्की ने कहा है कि देखो किसी बच्चे को सीखना है तो कंप्लीटली उसको उसका बच्चे का सोशलाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी भी बच्चे की सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कर दिया कि मान लो बच्चा जो है अपने आप से भी तो सीख सकता है ना भाई। बच्चा जो है बैठा बैठा ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज़ को, तो वहाँ से भी उसको लर्निंग हो रही है। बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो हमेशा यही सोचेगा कि यार मेरे को तो हमेशा स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करा दो या मेरे को हमेशा असिस्टेंस प्रोवाइड करा दो। तो ये चीज़ तो नहीं है। थिंक अबाउट दोज कल्चर जहाँ पे असिस्टेंस है ही, होता ही नहीं है, असिस्टेंस मिलता ही बहुत कम है, तो वहाँ के बच्चे क्या डेवलप नहीं होंगे क्या? तो हमेशा मतलब लर्निंग के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी अगर इस कॉन्टेक्स्ट में सोचा जाए तो मतलब काफ़ी डिफरेंट बैठती है कि हमेशा असिस्टेंस ही आपको आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्रिएट करेगा। एक्चुअली में अगर किसी बच्चे ने ठान लिया है तो वो अपने तरीके से भी प्रैक्टिस कर करके अपनी कॉग्निटिव को डेवलप कर पाएगा, अच्छे से कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की ने ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस को इग्नोर कर दिया था अपनी थ्योरी के अंदर। तो दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो काफ़ी छोटा है आई थिंक, और यहाँ पे हमने वाइगोत्स्की सोशल थ्योरी को कवर किया है पार्ट सेकंड। अब जो है हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने जीन पियाजे की थ्योरी को कवर कर लिया, साथ में हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी को कवर कर लिया है कम्प्लीटली। और इसके अलावा अगर आप CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का फुल कोर्स चाहते हैं फ्री में तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। प्लेलिस्ट है, सारी प्लेलिस्ट वॉच करें, नोट्स बनाएं अपने। याद रखना अपने नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी रदर देन किसी दूसरे टीचर या किसी दूसरे बच्चे के नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एस्टेट के प्रीवियस पेपर जो है लगाना चाहते हैं या फिर सीटेट के प्रीवियस पेपर लगाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, टैट्स गुरु। डोंट फॉरगेट अबाउट द सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में दिल की घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि जब जब मैं वीडियो लेके आता हूँ अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके थ्रू आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू आज के लिए।